जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। महंगाई किसे परेशान कर रही है? सबको परेशान नहीं कर रही। कुछ लोग हैं जिन्हें महंगाई की कोई चिंता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, 90% लोग हैं, शायद 95% लोग हैं जो महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं। महंगाई की मार सब झेल रहे हैं, लेकिन महंगाई क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर हो रहा है हम सब अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के आंकड़ों के खेल को हम जानते नहीं हैं। क्या है ये खेल? सरकार हर बार नए नए बहाने बनाकर महंगाई के पक्ष में बयान देती है। महंगाई से कांग्रेस पार्टी का क्या कोई रिश्ता है? सरकार और मंत्रियों के बयानों में कितनी सच्चाई है? इन सारे सवालों पर किसे जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए। आप जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पास जानकारी आने ही नहीं दी जाती। आपको ये जानकारी दें, इससे पहले आपको एक और गंभीर बात बताना चाहते हैं। हमारे देश में एक राज्य है केरल। केरल में साक्षरता सबसे ज़्यादा है। केरल सबसे हरा भरा प्रदेश है। वहीं के हाई कोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी की, और वो टिप्पणी ऐसी टिप्पणी है जो कोई राजनीतिक दल भी अभी करने का साहस नहीं कर पा रहा है। केरल हाई कोर्ट ने आम जनता से कहा, देश के लोगों से कहा कि लोगों को महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। केरल के हाई कोर्ट ने कहा, आह्वान किया, ध्यान दीजिए, कि लोगों को महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। आज एक हाई कोर्ट ने महंगाई को लेकर विरोध करने को कहा। कल अगर कोई दूसरी ऐसी ही अदालत, कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अव्यवस्था को लेकर लोगों को विरोध करने के लिए कहे तो क्या होगा? जनता राजनीतिक दलों की तरफ से अपना मुंह फेर क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बयानों पर अगर अपने कदम उठाने लगे तो क्या होगा? जनता सड़कों पर उतर आए, भरोसा करके अदालतें कह रही हैं, सही कह रही हैं, तो क्या होगा? ये मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि राजनीतिक दल अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। एक तरफ कोर्ट है तो दूसरी तरफ हमारी सरकार है। हैरानी होती है कि जब देश के मंत्री बोल बोल कर महंगाई बढ़ा देते हैं। शरद पवार ने देश में महंगाई बढ़ाने वाले बयान दिए, उन्हें महंगाई मंत्री ही अब कहना चाहिए। अनाज, सब्जी और दूध के दाम बढ़ाने में शरद पवार ने अमूल्य योगदान दिया, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और उनके खिलाफ देश में कोई आंदोलन, छोड़ दीजिए बयानबाजी तक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, कहां हैं ये सारे दल? वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। देश की जनता आसमान छूती महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। महंगाई ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान जैसे किराने के सामान, दाल, फल, सब्जियों, पोल्ट्री, मछलियों, दूध और दूसरे खाद्य पदार्थों की कीमतों पर सबसे अधिक असर डाला है। मध्यम वर्ग के साथ साथ अब तो अमीरों का भी मासिक बजट बिगड़ गया है। गरीब खाने को तरस रहे हैं। मध्यम वर्ग के प्लेट से खाना कम होता जा रहा है। इस महंगाई से यदि कोई सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग। दरअसल बढ़ती कीमतों की वजह से रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। पिछले कुछ सालों से खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 2004 से तुलना करें तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों की कीमत कई गुना बढ़ गई है। कीमतों में मौजूदा वृद्धि के लिए थोक और खुदरा विक्रेता ज्यादा कसूरवार हैं। वे भोले भाले उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं। फसलों की पैदावार करने वाले गरीब किसान खाली हाथ रह जाते हैं और सारा मुनाफा व्यापारियों के हिस्से चला जाता है। यहाँ तक कि किसान अपना मूल खर्च यानी बीज, सिंचाई और रसायनों की कीमत तक नहीं निकाल पाते। उनके हिस्से अगर कुछ आता है तो बस कठिन परिश्रम। महंगाई से निपटने का दायित्व सरकार ने छोड़ दिया, वरना ये कैसे हो सकता है कि आलू की कीमत 2 गुने से भी ज्यादा हो जाए। भिंडी और करेला 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम मिले,
फलों के दाम जैसे सेब आदि 80 से 100 रुपए किलो तक बिके। संतरा समेत खट्टे फल 50 से 60 रुपए किलो मिले और सरकार ये कहे कि महंगाई से उनका कोई रिश्ता नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर सकती। दाल को गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है और इसका मूल्य लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों की बढ़ती कीमत ने भारत के लाखों गरीबों की चिंता बढ़ा दी है। पोल्ट्री, मछली और अंडे तो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गए हैं। उन परिवारों की हालत तो और भी खराब हो रही है जहां सिर्फ एक सदस्य कमाने वाला है और उसका वेतन भी 5-7 हजार रुपये महीना ही है। अगर यह 2-3 सदस्यीय परिवार किराए के घर में रहता हो तो फिर उसकी दिक्कतों का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे परिवारों के लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। घर का एक बच्चा यदि स्कूल जाता है और वो भी किसी छोटी कक्षा में, तब भी उस पर 500-700 रुपये महीने का खर्च आ जाता है। लेकिन सरकार को फुर्सत ही नहीं कि वह ऐसे लोगों की तरफ एक नजर देख भी ले। मंत्री, सांसद, विधायक और अफसर मजे कर रहे हैं। आम गरीब जनता को रोटी के लाले हैं। सरकार हो या विपक्ष, अब तो ये सारे नेता चाहे जिस दल में हो, बिल्कुल एक सी भाषा, एक से विचार और एक से चेहरे वाले ही लगते हैं। अब इनका विश्वास जनता को गोलबंद कर, उसे संगठित कर, सरकार को समस्याओं के हल के लिए विवश करना नहीं है, बल्कि ये सरकार के तर्कों को सही साबित करने के लिए आधार बना देते हैं। जनता अपने आप खड़ी नहीं होती और अब उसके आंसू पोंछने वाला या उसे संगठित करने वाला न कोई राजनीतिक दल है और न कोई राजनेता। जनता गले तक महंगाई में डूबी हुई है, उसका दम घुट रहा है। सरकार का रवैया उदासीन है। उन्हें लगता है कि लोग महंगाई के आदी हो चुके हैं। वित्त मंत्री कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, खाने पीने के सामान की कीमत आसमान पर है। लेकिन कृषि मंत्री कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ाने का उनके विभाग से कोई लेना देना नहीं। उनका राज्य मंत्री कहता है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार कहती है कि यह काम पेट्रोलियम कंपनियों का है और तेल कंपनियों की मनमानी हद को पार कर रही है। विपक्ष इसकी आड़ में राजनीतिक रोटी सेंकने में लगा है। आखिर जनता करे तो क्या करे, किसके पास जाए? ईमानदारी से काम कर मासिक वेतन पाने वाले इंसान के लिए देश में जीने की संभावना समाप्त होती जा रही है। पर ये तो उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें मासिक वेतन मिलता है। जिन्हें मासिक वेतन नहीं मिलता है, जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है या जो अपनी मेहनत के ऊपर निर्भर करते हैं, जिन्हें उनकी मेहनत की कीमत भी नहीं मिलती, वो क्या करें? हथियार उठाएं? क्या करें? अगर वो बीमार कोई आदमी हो गया और डॉक्टर और दवा कंपनियां ऐसे आदमी को जिंदा रहना ही नहीं देना चाहती, मार देना चाहती हैं। दवाएं महंगी, डॉक्टर महंगे। सरकार ने देश की जनता को ऐसी हालत में लाकर छोड़ दिया है कि लोगों के चेहरे पर उदासी है, घरों में अंधेरा है, आंख में आंसू है। इस महंगाई से अमीर भी परेशान होने लगा है। गरीब इस स्थिति में कहां जाकर के अपना सर छुपाए, किसकी गोद में अपने आंसू गिराए, किसी को पता नहीं। गरीब कौन है उसकी कोई परिभाषा तक नहीं है। एक सवाल है जो आम लोगों के जेहन में है। वो सवाल है कि क्या महंगाई सिर्फ कांग्रेस की सरकार में ही बढ़ती है? क्या कांग्रेस की सरकार आते ही महंगाई बेलगाम हो जाती है? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल महत्वपूर्ण है, अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं महंगाई का राज क्या है, सरकार क्यों महंगाई पर काबू पाने में विफल हो रही है या विफल हो गई है। कई सवाल उठने लगे हैं। क्या महंगाई का शोर केवल एक राजनीतिक मुद्दा है या फिर सचमुच राजनीतिक दल महंगाई को लेकर गंभीर हैं? पिछले 5 वर्षों में संसद में 9 बार महंगाई पर चर्चा की गई। देश में अनाज की कमी नहीं है, सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है,
सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार अनाज को गोदामों से बाहर नहीं निकालती। एक तरफ तो अनाज बर्बाद हो रहा है तो दूसरी तरफ अनाज महंगा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़ने से बेहतर है अनाज को गरीबों में बांट दो, सरकार नहीं बांट रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के कुछ लोगों की मिली भगत से हमारे गोदामों से अनाज स्मगल हो रहा है, चोरी हो रहा है, बाजार में बिक रहा है। अगर बंटने लगा तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह रिकॉर्ड कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। खरीदा इतना गया, निकला इतना, इसलिए निकालो ही मत। मतलब यह कि व्यवस्था में जबरदस्त गड़बड़ी है। फिर एक और सवाल यह उठता है कि केंद्र में जब गैर कांग्रेस सरकार रहती है तो महंगाई पर थोड़ा नियंत्रण रहता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही महंगाई बेलगाम हो जाती है। क्या कांग्रेस और महंगाई में कोई रिश्ता है? क्या महंगाई केवल कांग्रेस के राज में बढ़ी है? 1977 की जनता पार्टी सरकार को याद करें। उसके पहले कांग्रेस के शासन में भी महंगाई को आसमान छूने वाला बताया गया था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार में बाजार खुला रहा और महंगाई कम हो गई। तब लोग खुले बाजार में 2.5 रुपए प्रति किलो चीनी खरीदने लगे थे। दोबारा इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो महंगाई बढ़ गई। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगाई कम हो गई। फिर कांग्रेस की वापसी हुई और महंगाई ज्यादा बढ़कर सामने आई। एनडीए के सत्ता में आने के बाद भी महंगाई पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहा, लेकिन 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद महंगाई का जो ग्राफ बढ़ा, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तो जैसे मन ही बना लिया। और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की दोबारा वापसी ने यही परंपरा कायम रखी। सरकार का कहना है कि महंगाई से केवल हम ही परेशान नहीं हैं, क्योंकि महंगाई इस समय अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। आपको कुछ साल पहले की बात याद न हो तो बताएं कि इंदिरा गांधी भी अपने जमाने में भ्रष्टाचार को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताती थीं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई पर नजर डालते हैं। सरकार अगर ये तर्क देती है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भारत में महंगाई बढ़ रही है, तो फिर दूसरे देशों में भी इसका असर दिखना चाहिए। विकिपीडिया में दुनिया भर के देशों में महंगाई पर एक चार्ट तैयार किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया के सारे देश हैं जिसके आंकड़े शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में 223 देशों की महंगाई दर बताई गई है। 223 देशों वाली इस लिस्ट में भारत का स्थान 201 है। मतलब ये दुनिया के 200 देशों में भारत से कम महंगाई है। सिर्फ 22 ऐसे देश हैं जहां भारत से ज्यादा महंगाई है। वो भी देश ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भारत की आर्थिक नीति ने इसे सीरिया, लियोन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वियतनाम, सूडान और कांगो जैसे पिछड़े देशों के साथ खड़ा कर दिया है। ऐसे देश जहां की अर्थव्यवस्था या तो चौपट हो गई है या फिर ऐसे देश जो गृह युद्ध की चपेट में हैं। महंगाई जनता को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए आर्थिक नीति का राजनीति से गहरा संबंध है। जिस देश का राजनीतिक तंत्र अगर तबाह हो जाता है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी डूब जाती है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है तो वो राजनीतिक तंत्र के विनाश का कारण बनती है। पिछले 20 सालों में सरकार ने जो नव उदारवाद का दौर शुरू किया है, उससे शहरों के बाहर रहने वाली जनता त्रस्त हो गई है। इसी का परिणाम है कि देश में नक्सलवाद बढ़ रहा है। एक के बाद एक जिले नक्सली प्रभावित बनते जा रहे हैं। नक्सलियों को गरीबों का साथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि गरीब को लगता है कि सारे राजनीतिक दल ठगों के समूह में बदल गए हैं तथा उसके दर्द का, उसकी भूख का व्यापार भी कर रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो वो उनका साथ देने लगता है जो हथियारों के बल पर उनकी समस्या का समाधान करने का वायदा कर रहे हैं। अगर सरकार महंगाई को सिर्फ आंकड़ों का खेल समझ रही है तो ये मान लेना चाहिए कि देश एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। इस समय देश की दशा और दिशा दोनों डगमगा गई हैं। सरकार इस भ्रम में है कि महंगाई तो पिछले कई सालों से बढ़ रही है, पर फिर देश में शांति है इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने महंगाई को बेलगाम बढ़ने की छूट दे दी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का कोई कदम महंगाई रोकने का संकेत नहीं दे रहा है। कभी कभी बयान जरूर आते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता। उल्टे कृषि मंत्री शरद पवार महंगाई बढ़ाने वाले ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से देश खाद्य दंगों की ओर बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, और हमें ऐसा लगता है कि ये देश
खाद्य दंगों की तरफ, फूड राइट्स की ओर बढ़ रहा है। दाल, गेहूं, चावल, चना, जौ, मक्का, चीनी और मसालों के बाद देश के 40% लोगों की जेब की हैसियत से इनकी कीमतें बाहर आ गई हैं। 40 रुपए किलो चीनी कृषि मंत्री के एक बयान से 50 रुपए किलो हो जाती है। बाद में जब वह 2 रुपए सस्ती होती तो कृषि मंत्री कहते हैं कि चीनी सस्ती हो गई। कमाल है शरद पवार जी। एक सामान महंगा होता है, उसका असर दूसरे पर दिखता है, फिर मंत्री महोदय किसी दूसरे सामान के विषय में अफवाह फैला देते हैं। सरकार की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो भाव बढ़ने और जमाखोरी को रोकने की कोई योजना नहीं बना रही है। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री इशारे देते हैं कि इस चीज की कमी है, जमाखोर या उनसे जुड़े लोग महंगाई बढ़ा देते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। दूसरी गलती यह कि सरकार आंकड़ों से इस महंगाई पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे कि महंगाई को लेकर आंकड़ों के खेल की सच्चाई क्या है। आपको ये कोई नहीं बताएगा। कृपा कर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आंकड़ों का ये खेल जो महंगाई को लेकर सरकार और सरकार से जुड़े ये नालायक और नकली अर्थशास्त्री खेल खेल रहे हैं वो है क्या। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। कुछ आपको समझ में आया महंगाई की असलियत क्या है? पिछले कुछ सालों से देश महंगाई की मार क्यों झेल रहा है और सरकार जीडीपी के आंकड़े दिखाकर यह बताने की क्यों कोशिश कर रही है कि देश विकास कर रहा है? लोग दुख, भूख, प्यास, महंगाई की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन के कर्ता धर्ता श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया कोर्ट में कहते हैं कि शहर में 32 रुपए कमाने वाला और गांव में 26 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। हमारे देश का योजना आयोग का कर्ता धर्ता जिम्मेदार आदमी जिसकी सलाह से देश का प्रधानमंत्री काम करता है, वो कहता है कि 32 रुपए कमाने वाला आदमी और 26 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। इसका मतलब यही कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे देश की स्थिति और जनता की परेशानियों से बिल्कुल कट गए। उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली है। उन्हें यह भी पता नहीं कि किसी भी शहर में 32 रुपए में कोई व्यक्ति इंसान बनकर जिंदा रह सकता है क्या। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार सिर्फ आंकड़ों का सहारा लेती है। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझ लें कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है। समझिए। पहली बार गरीबों के साथ साथ महंगाई अमीरों को भी परेशान कर रही है। पिछले कुछ सालों में भारत में लगातार महंगाई की दर डबल डिजिट में है, यानी कि 10% से ऊपर। फिलहाल महंगाई दर 10% के आसपास है, लेकिन कुछ महीने पहले ये दर 18 से 20% तक पहुंच गई थी। अगर महंगाई दर 5% से ऊपर है तो ये किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। अब सवाल यह उठता है कि महंगाई को हम मापते कैसे हैं? अर्थशास्त्र के मुताबिक महंगाई का मतलब होता है सामानों और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी। मतलब यह कि 2010 में 100 रुपये में जितना सामान आता था, अगर 2011 में उसे खरीदने के लिए 200 रुपये की जरूरत पड़ती है तो ये कहा जाएगा कि महंगाई में 100% की बढ़ोतरी हुई। महंगाई का रिश्ता वैसे तो सामान्य वजह उत्पाद और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई से जुड़ा होता है। जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, या फिर जब कभी किसी चीज का उत्पादन कम हो जाता है तब भी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन यह तो महंगाई दर में बदलाव का नेचुरल तरीका है। समस्या यह है कि सामानों के सही उत्पादन के बावजूद भारत में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसकी वजह है जमाखोरी और काला बाजारी, जिससे बाजार में किसी भी चीज की कमी पैदा हो जाती है। भारत में महंगाई को थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापा जाता है। इसे मापने के लिए एक निर्धारित वर्ष को आधार माना जाता है।
जिसके हिसाब से उसके अनुपात में महंगाई दर का आकलन किया जाता है। सरकार कभी कभी आधार वर्ष को बदलकर सारे आंकड़े बदल देती है। इस बार सरकार की दलील हैरान करने वाली है। सरकार कहती है कि लोग अमीर हो रहे हैं, इसलिए खरीदने की क्षमता बढ़ गई है और इसलिए महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई के कारणों में सबसे बड़ा कारण है जब घाटे की पूर्ति तथा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से बढ़ते सरकारी व्यय की पूर्ति घाटे के बजट से तथा नई मुद्रा छाप कर की जाती है, जो मुद्रास्फीति तथा आपूर्ति दोनों में वृद्धि कर देते हैं। काला धन भी उपभोग में अदृश्य रूप से वृद्धि करता है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या भी मांग तथा मूल्य में वृद्धि करती है। जब कभी ढांचागत विकास में कमी या दोष से प्रति इकाई लागत मूल्य बढ़ता है तो ये सामान्य कीमत में वृद्धि कर देता है। इसके अलावा प्रशासित मूल्य में वृद्धि, जैसे खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अन्य उत्पादों के मूल्य, जिन्हें सरकार स्वेच्छा से निर्धारित करती है क्योंकि वे आम आदमी के बजट का एक बड़ा भाग होते हैं, इससे भी महंगाई बढ़ती है। कभी कभी आयात मूल्य में वृद्धि घरेलू मूल्य में वृद्धि कर देती है। ये ऐसे कारण हैं जिनके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। देश पर महंगाई का असर न सिर्फ आम जनता पर पड़ता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ देती है। इससे मुनाफाखोरों को लाभ होता है और नौकरी पेशा संकट में पड़ जाते हैं। देश में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और सट्टेबाजी बढ़ जाती है। हमारे इस महान देश में रहने वाली जितनी जातियां और जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी को महंगाई सता रही है, लेकिन इनके नेताओं को महंगाई नहीं सता रही। पहले के नेता और आज के नेताओं में एक फर्क है। पहले के नेता अपने समस्याओं को छोड़ लोगों की दर्द को महसूस करते थे, पर आज के नेता अपने अलावा किसी के दर्द महसूस ही नहीं करते। वो समय बहुत दूर नहीं है जब जनता अपना रास्ता अलग चुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। हो सकता है वो रास्ता लोकतंत्र की परिभाषा में ना आता हो, पर आज जो कुछ सरकार और विपक्ष कर रहा है वो भी तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष में मुलायम सिंह, शरद यादव, लालू यादव, वामपंथी दलों के नेता और कई ऐसे नेता हैं जो सरकार विरोधी आंदोलनों की उपज हैं। उन्हीं आंदोलनों की वजह से, जिससे जनता ने उन्हें अपने हितों के लिए लड़ने वाला सिपाही माना, ये सारे आज लोकसभा में हैं। लेकिन लोकसभा में सिर्फ होना महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए होना ही महत्वपूर्ण हो गया है। जनता की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरना इनका बुनियादी काम है। दुख की बात यह है कि लोकसभा में ही ये नहीं हो रहा है। महंगाई के नाम पर हल्ला हंगामा तो होता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। कहना बहुत सख्त होगा और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे, पर सच्चाई ये है कि संसद इस देश के आम आदमी के दर्द का मजाक उड़ा रही है। मैं जानबूझकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए मैं लोकसभा का अपमान कर रहा हूं। ये लोकसभा इस देश की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई है। लोगों की किसी भी समस्या का सामना ये संसद नहीं कर रही, संसद उनका हल नहीं निकाल रही। मैं संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने इस देश के प्रतिनिधि के नाते, आम आदमी के प्रतिनिधि के नाते जाने के लिए तैयार हूं। अगर संसद देश के लोगों का मजाक उड़ाएगी तो हम भी इस संसद का मजाक उड़ाएंगे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।